क्लास में ट्रबल हो गया था, इसलिए हमने फिर से क्लास शुरू की है। सबका फिर से स्वागत है। हम लोग 6th यूनिट पढ़ रहे हैं और 6th यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधोसंरचना और सेवा क्षेत्र हमने आज पढ़ना है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या आप सभी को आवाज और वीडियो ऑल क्लियर है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। सभी को विशेष रूप से गुड मॉर्निंग। इतनी ठंड में आज कल से ठंड ज्यादा बढ़ गई है, उसके बाद भी आप सुबह इतनी जल्दी गुड मॉर्निंग करते हैं, मेरी क्लास लेते हैं। सबको विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं हम। आज हम तृतीय क्षेत्र और अधोसंरचना इन दोनों ही पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है उससे पहले हम सबसे पहले भगवान को याद कर लें। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक को याद करते हुए हम तृतीय क्षेत्र पे आते हैं। तृतीय क्षेत्र मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि भैया हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 बड़े बड़े हिस्से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जो कृषि और उसके साथ जुड़ी हुई गतिविधियां होती है, कृषि के साथ जुड़ा हुआ पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, जमीन से खदानों का खोदना या खनन उत्खनन भी आता है, तो ये कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण मतलब किसी वस्तु का बनाना, विनिर्माण मतलब घरों, बिल्डिंगों, पुलों, ब्रिजों सबका बनाया जाना, निर्माण, विनिर्माण और उसके साथ जो गतिविधियां होती है वो सब यही आती है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहलाता है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अब इस सेवा क्षेत्र में भी क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो सबसे बड़ा जो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है वो ट्रांसपोर्टेशन का के रूप में शामिल होता है। याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, साथ में पर्यटन सर्विस। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आपको वो लोग खाना बना करके या पिज्जा डिलीवर करते हैं, जो भी सेवाएं देते हैं खाने पीने की, वो सब सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में आता है। जो बीमा क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में जो सेवाएं दी जाती है वो सब सेवा क्षेत्र का हिस्सा होता है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में लगभग ये 38% की हिस्सेदारी निभाता है। इस 38% में भी हमें अलग अलग प्लेसेस से पैसे मिलते होंगे, वो भी हमें याद हो। इस 38% में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो होटल और रेस्टोरेंट अर्थात जो खाने पीने की सेवाएं हैं वहां से हमें मिलता है, और वो लगभग 28% के आसपास होता है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा हमें खाने पीने से प्राप्त होता है, होटल, रेस्टोरेंट और या जो रहने की सुविधा होटल्स में दी जाती है उससे प्राप्त होता है। स्थावर संपत्ति का स्वामित्व अर्थात जो किराया, रेंटल सर्विसेज हमें प्राप्त होती है वो लगभग 13% है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण से हमें लगभग 9% हिस्सेदारी मिलती है। 3 बड़े बड़े टर्म्स हमने देखे कि भैया तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो होटल सर्विसेज है, होटल से हमें लगभग 28% पैसे प्राप्त होते हैं। फिर हमने देखा दूसरा हिस्सा परिवहन वाला, जिससे हमें लगभग परिवहन से 9% हिस्सा प्राप्त होता है। दूसरा हमने देखा जो संपत्ति या संपदा हमारे पास में है, उनके रेंट से हमें 13% पैसे प्राप्त होते हैं। इसमें एक विशेष पॉइंट हमने एड ऑन कर देना है कि पिछले दशक अर्थात 10 वर्षों में परिवहन और जो भंडारण का क्षेत्र है उसमें औसत रूप से 13% की वृद्धि हुई है। ये पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है? आपने देखा होगा बहुत समय से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। जब जीएसटी आया तो हमने टैक्स रेट में भी बहुत सारी छूट प्रदान करके परिवहन और भंडारण में छूटें दी। इसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी नजर आती है, या ग्रोथ रेट 13% रही, जो एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेट है। जनरली हर क्षेत्र में ग्रोथ रेट 5%, 6% होती है, यहाँ हमारी ग्रोथ 13% है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ को दर्शाता है। साथ में कुछ विशेष बातें और एड ऑन कर देते हैं कि हमें प्रसारण क्षेत्र में भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। प्रसारण में रेडियो, टीवी या मोबाइल के जो प्रसारण हैं ये सब, या एडवर्टाइजमेंट जितना भी किया जाता है वो सब प्रसारण में आता है। और प्रसारण से मध्य प्रदेश शासन को, या जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, उस तृतीय क्षेत्र में अगर 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 11 रुपए हमें इससे मिलते हैं। लोक प्रशासन या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं हैं उनसे हमें 11% हिस्सेदारी मिलती है। रियल एस्टेट आप समझते हैं, घर बनाने की जो सेवाएं हैं वो सब 10% हिस्सेदारी निभाती है। पूरा का पूरा नहीं रटना है, लेकिन मोटे तौर पर ये याद रहे कि हमें
प्रसारण या मनोरंजन क्षेत्र से 10% हिस्सेदारी मिलती है, 11%, थोड़ा सा राउंड फिगर भी चलेगा, 11% हिस्सेदारी मिलती है। सर्वाधिक हमें जो पैसा मिलता है वो होटल रेस्टोरेंट सेवाओं से मिलता है। अब मोटे तौर पर ये बेसिक बातें याद करेंगे। अब इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या जो प्रश्न एमपीपीएससी पूछता है, देखो इसको अगर मैं पूरा पढ़ाना जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो खास खास नया है, जो करंट अफेयर्स है, जो हमसे एग्जामिनर पूछता है, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करें, उनको मैं ज्यादा और बाकी चीजों को थोड़ा कम शब्दों में खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम पर्यटन पढ़ रहे हैं कि पर्यटन में क्या क्या नया हुआ 2022-23 में, क्या इसका विकास हुआ, क्योंकि हमारा मूल टॉपिक सिलेबस में है विकास। किन किन चीजों का, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, एमएसएमई और अधोसंरचनाओं। तो उसमें पर्यटन के विकास के लिए हमने बहुत सारी अधोसंरचनाओं का विकास किया, वो बात करते हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए भूमि बैंकों और बैंक ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टीज, ये दो चीजें हमारे यहाँ बनाई गई, या भूमि बैंकों और बैंक ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टीज की स्थापना करने का प्लान किया गया। अर्थात क्या होता है ये, जब हम उद्योग खोलते हैं तो वहां भी हमें लैंड बैंक बनाना पड़ता है। जब हम पर्यटन विकसित करते हैं तो उस पर्यटन एरिया में हमें बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो वहां भूमि बैंक हमने बनाना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 23 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में, या 2023 का जो पूरा साल था उसके बीच में मध्य प्रदेश में कुल 11.21 करोड़ पर्यटक आए। पिछले एक साल में राज्य में पर्यटकों की संख्या में 205% ओवरऑल पर्यटन है। ये पर्यटक दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर से आने वाले पर्यटक और यहीं के लोग जो घूमते हैं, तो हमने दोनों को मिलाकर के बोला है कि जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में 205% की वृद्धि हुई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वृद्धि है। फिर इसको मैं आगे बाइफरकेट करके भी बताऊंगा कि विदेशी पर्यटकों के जो परसेंटेज ग्रोथ है उसमें 193% रहा, वो हमें याद रखना है। याद रखिएगा, जो ओवरऑल पर्यटन की ग्रोथ रेट थी वो 205% रही, जो एक एक्सट्रीम स्थिति को दर्शाता है, बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। कोविड के बाद, कोविड में बहुत सारे पर्यटन जो क्षेत्र है वो संकुचित हो गया था, बहुत कम हो गया था, एकदम से उसमें फिर से उछाल शुरू हुआ है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीतिगत पहल हमने कुछ की है, उन पर भी बात करते हैं। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्यटन नीति बनाई थी 2016 में। ये 2016 में जो पर्यटन नीति बनाई गई थी, इसे 2019 में संशोधित किया गया, तो हम लिखते हैं कि पुनरीक्षित किया गया इसे 2019 में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यटन नीति कब बनी थी, तो आंसर होगा पर्यटन नीति 2016 में बनी थी। कब बनी थी? 16 में। तो कैसे याद करें कि 16 में बनी? तो जो 16 साल के बच्चे होते हैं उनको पर्यटन पे जाने की अनुमति हो जाती है, मिल जाती है। हम ऐसे इसको जोड़ लें ताकि हमें ये पॉइंट याद रह जाए कि पर्यटन नीति 2016 में बनी थी। ठीक है, 2019 में उसमें संशोधन हुआ और उसकी समीक्षा की गई, और 3 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार ने इस साल कुछ विशेष पैसे खर्च किए। 3 पर्यटन परियोजनाएं कौन सी है उन पर भी बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से ये वर्ड याद रख लेना कि इस साल बजट में 3 पर्यटन परियोजनाओं, ये पिछले साल की बात हो रही है, 3 पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने का प्लान बनाया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हनुमंतिया जिला खंडवा जो है, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? जल महोत्सव का आयोजन खंडवा में किया जाता है। निवेश संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग का एक समर्पित विंग बनाया गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित कर सके, तो उसे पर्यटन विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यटन विंग कहा जाता है। तो पर्यटन विंग किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को आकर्षित करने या पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने से संबंधित है पर्यटन विंग। अब हम और आगे बढ़ते हैं। स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ विशेष काम किए। देश में पर्यटन को या प्रदेश में पर्यटन को उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश उत्तरदायी पर्यटन मिशन लाया गया है। कब लाया गया? तो 2023 में लाया गया। याद रखना, उत्तरदायी पर्यटन मिशन ये मध्य प्रदेश सरकार ने लाया ताकि यहाँ कोई घूमने आए तो उनके साथ कुछ गलत गतिविधि ना हो, अपराध ना हो, उनके साथ छेड़खानी या कुछ कोई और भी मतलब नॉनसेंस गतिविधि ना हो, इसलिए हमने लाया
उत्तरदायी पर्यटन। और इस उत्तरदायी पर्यटन के तहत हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने होम स्टे योजना बना ली कि भैया आदमी होटल में रुकने से डरता है तो वो किसी के घर में रुके, और वो घर कौन सा हो, तो वो सरकार द्वारा प्रमाणित घर हो। उसके लिए क्या किया गया, तो प्रदेश में अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा होम स्टे योजना लाई गई। होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं। 2023-24 में 142 इकाइयां इसके तहत पंजीकृत की गई और वर्तमान में कुल 292 पंजीकृत संस्था या पंजीकृत होम स्टे संस्थान हमारे मध्य प्रदेश में है। होम स्टे क्या होता है, जैसे मैं पंचमढ़ी घूमने जाऊं तो मैं पंचमढ़ी में जब घूमने जाऊंगा तो मुझे वहां रुकना भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं किसी होटल में रुकूं, लेकिन अगर मैं अननोन हूं उस प्लेस से तो मैं उस गांव के या वहां आसपास जो गांव है उनमें किसी घर पे भी रुक सकता हूं। लेकिन मैं किसी तो भी का घर पे नहीं रुक जाऊंगा, मुझे कोई एक पर्टिकुलर घर चाहिए होगा जो सरकार द्वारा प्रमाणित हो, क्या भाई यहाँ रुकना सेफ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने होम स्टे योजना ला करके एक पंजीकरण पोर्टल बना दिया कि भाई कोई भी घर वाला आपको यहाँ पंजीकृत करके वो सेवाएं दे सकता है। अब वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड व्यक्ति हो जाएगा। इसके तहत 2023-24 में 142 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। तो ये दो तरीके से फायदा दिलाता है, एक तो उस घर वाले व्यक्ति के पास रोजगार मिलने शुरू होते हैं और दूसरा जो पर्यटक है उसे ज्यादा सुविधाएं मिलना शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे अब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं। हमने ग्रामीण पर्यटन में क्या किया, मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्यटन अर्थात पर्यटन महत्व स्थलों को के निकट स्थानीय जो गतिविधियां या ग्रामीण समुदाय है उनको सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन प्रारंभ किया गया। ये पॉइंट काम का नहीं था, ये थ्योरी है, लेकिन अगली वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक 5 वर्ष की प्लान तैयार की, 5 वर्ष का प्लानिंग तैयार किया और ये प्लान में ये डिसाइड किया गया कि 100 ऐसे गांव डिसाइड किए जाएं या 100 ऐसे गांव बनाए जाएं जिन्हें हम पर्यटक गांव कहें, ग्राम पर्यटन का वो हिस्सा हो। तो पंचवर्षीय कार्य योजना लाई गई मध्य प्रदेश में, उसके तहत 100 गांवों में काम शुरू किया गया। ये याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ग्रामीण पर्यटन के तहत 2024 में 26 गांव के 62 होम स्टेज को शुरू किए गए। इस प्रकार परियोजना के तहत अब तक 41 गांव को पर्यटक गांव का दर्जा दिया जा चुका है। 113 होम स्टे उसमें बनाए जा चुके हैं। ये पॉइंट आपको इसलिए मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं क्योंकि ये करंट अफेयर्स थोड़े से पुराने करंट अफेयर्स होते हैं। ना तो हम 8वीं यूनिट में आने वाले करंट अफेयर्स में इन बातों को पढ़ पाते हैं और ना हम मध्य प्रदेश का पर्यटन जब पढ़ते हैं वहां इन बातों को पढ़ पाते हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप सब लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल सोवेनिर, ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल सोवेनिर एक योजना है। क्या योजना है ये कला और हस्तकला का पर्यटन के साथ जोड़ करके एक योजना है या इन दोनों को जुड़ी हुई योजना है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर चिन्हित प्रशिक्षण दिया जाता है और जो पर्यटन क्षेत्र पर बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आप पंचमढ़ी जाएंगे तो वहां की कुछ लोकल चीजें आप खरीद कर लाते हैं, आप कभी मांडू जाएंगे तो वहां की जो लोकल चीजें वो आप खरीद कर लाते हैं। तो उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है रेस्पॉन्सिबल सोवेनिर परियोजना। इसके तहत उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो कला हस्तकला होती है उसका प्रशिक्षण लोगों को दिया जाता है ताकि वहां पर इन सब गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्राम मंडला, ये गांव मंडला है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जिला नहीं है मंडला। ग्राम मंडला का पन्ना जिले में जो गांव है मंडला, वहां पर, और ग्राम धमना, ये 2 अलग अलग गांव हैं, ग्राम धमना और ग्राम मंडला, जो कि छतरपुर में है। इन दो को ये 2 स्मारक केंद्र बनाए गए हैं। ये क्या नया सीन बता दिया सर? ये ऊपर वाला तो जो बताया था वो ठीक है, ये स्मारक केंद्र क्या है? देखो ये 2 गांव निर्धारित किए गए, ग्राम मंडला और ग्राम धमना। इन दोनों में स्मारक केंद्र या 2 स्मारक केंद्र हमने बनाए हैं। यहाँ पर 192 ग्रामीण युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है
उन क्षेत्र की सामग्री निर्माण करने के लिए, वहां की जो लोकल ट्रेडिशन होती है, लोकल संस्कृति होती है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इन दोनों गांव के नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी इन दोनों ही गांव में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, या इन दोनों गांव में ये व्यवस्था की गई है। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा और एडवांस जा रहा हूं, थोड़ी सी और विशेष बातें। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए काम किया। जल पर्यटन नीति कब लाई, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जल में उतरने से खतरा होता है, इसलिए 17 अगर इसका आंसर है तो कमेंट 17 कर देना, हो सकता है आसपास भी हो, मैं थोड़ा तुक्का भी मार देता हूं, है ना। एक नया पॉइंट याद रखना है, सुगम्य एक योजना है, हम सफर योजना। ये हम सफर योजना क्या है, तो जो विकलांग लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या में 4% दिव्यांग विकलांग लोग, हैंडीकैप्ड लोग हैं। अब ये तो पर्यटन पे जा ही नहीं पाएंगे, तो ये लोग भी पर्यटन पे जा सके, उसलिए एक सिस्टम लाया गया जिसका नाम रखा सुगम्य लेखा परीक्षा, और योजना का नाम बना हम सफर परियोजना। अब यह हम सफर परियोजना का मतलब ये नहीं है कि किसी की शादी करवा देंगे, हम सफर बनवा देंगे, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि यह योजना राज्य के पर्यटक, मुख्य रूप से विकलांग पर्यटकों को बिना किसी कठिनाई के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। मतलब समझ लो, मान लो कि एक पर्यटक स्थल है जो किसी पहाड़ पर है। अब कोई लंगड़ा व्यक्ति तो, या जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकल दिव्यांग है, वो तो उस पहाड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो जैसे हमने सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में पर्यटन पे या कहीं पे भी जाने के लिए उनके लिए एक रैंप बनाया जाता है ना, जहां वो उनकी चेयर से चढ़ सकते हैं, ऐसे ही पर्यटन स्थलों पर भी हम ये सुविधाएं दें, उसके लिए लाई गई हम सफर योजना है। याद रख लेगा हम सफर योजना क्या है। अब आते हैं, इस परियोजना के प्रथम चरण में महेश्वर, मांडू, बाघ की गुफाएं और ओमकारेश्वर, ये 4 आसपास के स्थल हैं। ये चारों के चारों धार और खंडवा जिले में पड़ते हैं। मतलब एक निश्चित एरिया डिसाइड किया गया कि पहले यहां से काम शुरू करो। तो प्रथम चरण में महेश्वर में, मांडू में, बाघ की गुफाएं और ओमकारेश्वर, इन 4 सहित इन जगह चयनित पर्यटन स्थलों पर 40 ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई, या 40 ऐसी बिल्डिंग जो पहले से बनी हुई थी, उनमें ऐसा परिवर्तन किया गया कि विकलांग व्यक्ति भी वहां पहुंच सके। क्लियर हो गया पॉइंट। इस परियोजना को आईसीआरटी इंडिया अवार्ड 2022, ये एक अवार्ड का नाम है। पूरे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक संस्था है आईसीआरटी, जो हर साल एक अवार्ड देती है, और इस अवार्ड में मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला है। ये हमारे लिए बहुत काम की बात है। एक्सेस फॉर द differently abled as travelers employed and holiday makers, ये इतना बड़ा नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस आईसीआरटी अवार्ड के तहत मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला, क्योंकि उसने पर्यटन में तो जो विकास करना था वो करने की कोशिश की, साथ में एक अलग नजरिए को अपनाकर विकलांग लोगों भी पर्यटन कर सके, इसलिए काम करना शुरू किया। तो ये महत्वपूर्ण याद रखना। किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं किया कि जल पर्यटन नीति कब आई थी। 2 लोगों के कमेंट आए हैं, नेहा और भानु। थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर किया करो, है ना। महिलाओं, खैर वो आंसर सही है, 2017। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना। अब मध्य प्रदेश देखो कैसे काम कर रहा है, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए हम स्पेशल अब धीरे धीरे काम करना शुरू किए हैं। तो महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन बनाने के लिए हमने क्या काम करना शुरू किया, तो जो पर्यटन स्थल है उन्हें निर्भया पर्यटन कहना शुरू किया। हर एक पर्यटन स्थल पर निर्भया योजना लागू की। निर्भया योजना वैसे क्या है, 2012 में जब दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ था, तो उसके बाद हमने निर्भया नाम की एक हेल्पलाइन शुरू की। निर्भया के नाम से हमने एक पुलिस थाना शुरू किया, निर्भया के नाम से एक पुलिस डेस्क बनाया, बहुत कुछ सुधार किया हमने, उन सबका नाम हम निर्भया रखते हैं। ये एक बड़ी घटना थी 2012 में जो घटित हुई थी। उसके बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे काम हुए। यहाँ पर हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्यटन बनाना शुरू किया, और इसके तहत 27.9 करोड़ की परियोजना लागत से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में निर्भया योजना को के अंतर्गत
महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। ये परियोजना मध्य प्रदेश के 20 समूहों में 50 चयनित पर्यटन स्थलों पर कार्यान्वित की जा रही है। ये पॉइंट याद रख लेना। निर्भया परियोजना महिलाओं का पर्यटन स्थल पर सुरक्षित पर्यटन करवाने के लिए बनाई गई। वहां एक टीम बनाई जाएगी जो महिलाओं की सुरक्षा का काम करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण, इसमें क्या किया जाता है? तो भाई जो प्रशिक्षण किस चीज का? जो पर्यटन क्षेत्र पर प्रशिक्षक होते हैं, मतलब जो गाइड होते हैं उनको भी, और साथ में बहुत सारे दूसरे लोगों को भी प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। तो इसको बहुत डिटेल में याद नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। पर्यटन और संवर्धन और जागरूकता, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखो। हम हर साल एक कॉन्टेस्ट बनाते हैं, या कॉन्टेस्ट हमारी मध्य प्रदेश की सरकार करती है, जिसको हम पर्यटन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2023 कहते हैं। 24 वाली तो हुई नहीं, तो 2023 में एक प्रतियोगिता हुई, पर्यटन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2023। इसमें राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती है। खैर ये स्कूल स्तर पर होती है, तो हम लोग थोड़ा सा कॉलेज स्तर वाले या बड़े स्तर के हो जाते हैं, इसलिए हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में ये एक प्रतियोगिता आजकल कराती है, ताकि पर्यटन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो एक पॉइंट ये याद कर लेना। यूथ टूरिज्म क्लब, ये क्या नई कहानी है? हम यूथ टूरिज्म क्लब बनाना शुरू कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? ताकि स्कूल और उच्च शिक्षा, मतलब स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको पर्यटन के प्रति जागरूक किया जा सके। वर्तमान में स्कूलों में 40 और विश्वविद्यालयों में 14 पर्यटन क्लब बनाए जा चुके हैं। अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहां पे भी पर्यटन क्लब बनाए जाते हैं, और स्कूलों में भी पर्यटन क्लब बनाए जाते हैं। और नई शिक्षा नीति में प्रावधान भी है कि बच्चों को घुमाने फिराने का व्यवस्था भी हो, पर्यटन की व्यवस्था भी हो, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। 3 बातें समझ में आ गई होगी आपको यहां से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात जो मैं आपको रटवाना चाहता हूं, हमारी यूनेस्को की सूची में जो भारत के स्थल है वो तो हम रटेंगे, वो तो हमें पूरा पक्का तरीके से याद कर लेना है ना, कि हमें ये याद हो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमें एक थोड़े दिन पहले आपको याद होगा एक हमने आतंकवादी को पकड़ा था जिसका नाम कसाब था। एक मूवी भी बनी उसके ऊपर, कसाब। तो वहीं से मैंने एक पॉइंट रट लिया था। वो जब कसाब मूवी देखी थी तब मैं इस पॉइंट को शायद रट रहा होगा, तो मैंने ये खसाब नाम का एक शब्द रट लिया था। मुझे वो तब से ही याद है, खसाब। ख से क्या होता है? ख से खजुराहो होता है, खजुराहो। स से सांची होता है, और भ से भीमबेटका होता है। तो ये 3 स्थल तो जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन कब कब बनाए गए? 1986 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, 1989 में इसे, और 2003 में इस पर्यटन स्थल को शामिल किया। आप सबको ये याद होना चाहिए कि ये 3 स्थल हैं। मैं भारत के सारे स्थल विद डेट और उनके जो कहां क्या चीज फेमस है वो सब एक अलग से क्लास में आपको याद कराऊंगा। जो स्पेशल क्लास में हम याद करते हैं ना, वहां हम ये सब चीजें रट लेंगे। लेकिन हमें एक विशेष बात और रटनी है। इस साल मध्य प्रदेश के सरकार ने एक विशेष प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था, और उस कारण से 2024 में 6 धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की जो सूची होती है उसके संभावित सूची में शामिल कर लिया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। मध्य प्रदेश सरकार ने जब आवेदन किया तो यूनेस्को ने उस आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अभी हमारे 6 स्थान ऐसे हैं जो संभावित सूची में आ चुके हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये स्थान पूरी तरह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन जाए। अभी ये स्थल बने नहीं है, लेकिन जो संभावित सूची है उसमें ये शामिल हो चुके हैं। ऐसे 6 स्थान हैं। तो 2024 की बात हम कर रहे हैं। ये 24 में 2 होता है और 4 होता है, तो दोनों को जोड़े तो 6 हो जाता है। तो ये 6 स्थल हमारे इस साल संभावित सूची में शामिल किए गए। और वो कौन कौन से हैं 6 स्थल, वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला ग्वालियर का किला, जिसे जिब्राल्टर कहा जाता है ना, किलों का रत्न कहा जाता है। तो याद रखना, जिब्राल्टर जो है इसे हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल करा दिया है। खूनी भंडारा, एमपीपीएससी लगातार इस खूनी भंडारे या बुरहानपुर का जो किला है उससे एक प्रश्न बना रही है। मैं डिटेल में इस किले के अंदर जो जो चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा।
लेकिन अभी हमें केवल ये याद कर लेना है कि खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, इसे कुंडी भंडारा भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, तो खूनी भंडारा कह दो या कुंडी भंडारा, कुंडी भंडारा कह दो, ये बुरहानपुर के किले को भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा, चंबल के पत्थर कला, चंबल घाटी की जो पत्थर कला है उसे भी इसमें शामिल किया गया, जिसे कहीं कहीं पे रॉक आर्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। एग्जामिनर आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र की रॉक आर्ट प्रसिद्ध है, तो चंबल की रॉक आर्ट प्रसिद्ध है। भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर, ये रायसेन में है, तो भोज जो मंदिर है, जो परमार कालीन भोज मंदिर है, उसे भी हमने इसकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। रामनगर जो कि मंडला जिले में पड़ता है, वहां पर गोंड राजाओं का शासन रहा। गड़ा जो हम पढ़ते हैं ना, वहां पर गोंड राजाओं का शासन रहा और गोंड राजाओं के बहुत सारे स्मारक वहां से प्राप्त हुए, उन्हें भी हमने इसकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और साथ में याद रखना, धर्मनार का ऐतिहासिक जो समूह है, इन 6 महत्वपूर्ण साइट्स को या स्थानों को हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। तो रट लेना, घोट लेना, मैं एक अलग से वीडियो इन 6 चीजों की डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ क्या मिला, कहाँ क्या मिला, किसकी खोज किसने की, किस साल खोज की गई, सब कर लेंगे बात। लेकिन अभी ये पॉइंट रट लो, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये हम याद करने वाली क्लास में बात करेंगे। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे सीधा एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव नेटवर्क सिटी, शब्द पे फोकस करना, क्रिएटिव नेटवर्क सिटी में शामिल कर लिया गया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है, पॉइंट रट लेना। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी और विशेष बातें कुछ करते हैं। एक योजना है जिसका नाम है प्रसाद योजना। अब ये भी हमें नई है, सुननी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद योजना क्यों लाई गई थी? प्रसाद योजना लाई गई थी जो हमारे तीर्थ स्थल है, हमारे पर्यटन स्थल है, उनको विकसित करने के लिए लाई गई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रसाद योजना किस तारीख से शुरू हुई थी। तारीख पूछ रहा हूं मैं, साल नहीं पूछ रहा हूं, किस तारीख से शुरू हुई, याद रखें। ओमकारेश्वर को विकसित किया जा चुका है इस योजना के तहत। इस साल का जो बजट आया उसमें 5 स्थानों को और प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया कि अब इन स्थानों को भी हम विकसित करेंगे। तो कौन कौन से 5 स्थानों को प्रसाद योजना में शामिल किया गया और उनके लिए बजट दिया गया? सलकनपुर, अब आपको ये याद होना चाहिए कि सलकनपुर किस जिले में है, ये सब लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत फेमस स्थल है। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 16 पवित्र तीर्थ स्थान या पवित्र नगर कौन से हैं, वो भी आप लोग रटेंगे। ओरछा और उसके आसपास का क्षेत्र, अमरकंटक का विकास करना, पीताम्बरा पीठ दतिया का विकास करना। तो दांत पीले पड़ गए थे, ये दांत है ना, दतिया मतलब दांत और पीताम्बरा पीठ मतलब कि पीले पड़ गए। तो पीताम्बर का मतलब पीला होता है ना, पीताम्बर पीठ कहाँ है? दतिया में है। तो इसे भी इस साल विकसित करने के लिए, साथ में ये पॉइंट हमने नहीं सुन रखा है, तो शनिश्चरा मंदिर मुरैना। अगर एग्जामिनर आपसे शनिश्चर मंदिर पूछ ले या शनि मंदिर पूछ ले तो आपको आंसर मुरैना करना रहेगा, क्योंकि इन 5 स्थानों को हमने विशेष रूप से विकसित करने के लिए इस साल योजना बनाई है, या प्रसाद योजना जो पहले से चल रही थी उसमें इनको शामिल कर लिया गया है, याद रहेगा। हाँ, सीहोर जिले में है, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। सलकनपुर जो है वो सीहोर जिले में है। ओरछा खुद अपने आप में प्रसिद्ध है, ओरछा को बताने की जरूरत ही नहीं है। अमरकंटक भी नर्मदा नदी के कारण प्रसिद्ध है, जिला बताने की जरूरत नहीं है। पीताम्बर का दतिया जिला हमने देख लिया। शनिश्चर मंदिर मुरैना में है, ये भी हमें याद है। तो ऐसे 5 स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। अब रश्मि आपका कमेंट है 4 अप्रैल 2022 को प्रसाद योजना, वेरी गुड, 4 अप्रैल 2022 को आई थी योजना। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे याद भी नहीं रहा है ना ये। अगला है स्वदेश दर्शन योजना। अब ये स्वदेश दर्शन योजना क्या? अभी मैं पर्यटन ही पढ़ा रहा हूँ पूरा, अभी हमारा फोकस पर्यटन पे, पर्यटन खत्म हो जाएगा तो फिर हम ग्रामीण विकास और दूसरी चीजों पर चलेंगे। पर्यटन में क्या करना है भैया? तो स्वदेश दर्शन योजना नाम की एक चीज है, वो हमें पढ़नी है। स्वदेश दर्शन 1.0 और फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा स्वदेश दर्शन 2.0, मतलब स्वदेश दर्शन 2 भागों में लागू की गई। पहला जो भाग था उसमें 4 परियोजनाओं को शामिल किया गया था, और दूसरे जो इसका दूसरा जो वर्जन है या इसका दूसरा जो चरण है
उसमें 2 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया। तो स्वदेश दर्शन योजना है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि पहला जो स्वदेश दर्शन पॉइंट चरण 1 था उसमें किन 4 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया था, और दूसरा जो है, जो कि अभी करंट अफेयर्स है, जो अभी हमें इकोनॉमिक्स में याद होना चाहिए, उसमें ग्वालियर और चित्रकूट को शामिल किया गया है या चयन किया गया है। तो आप ये दूसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट करके रखिएगा क्योंकि ये करंट है, वो पुराना वाला तो पुराना हो गया। पर्यटकों के आगमन से संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटक कितने आए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन पर्यटन से रिलेटेड जरूर आता है, आएगा। मे भी कि वो पहले जो बेसिक कंटेंट है मध्य प्रदेश के, जो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का, सेकेंड यूनिट में और 4th यूनिट में, वहां से पूछ ले। सेकेंड यूनिट में पूरा पर्यटन 4-5 तरीके से पर्यटन को सिलेबस में डाला गया, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, इस तरीके से, तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है। हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन ले ले, तो यहाँ इसलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ये पर्यटकों के आगमन के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 1 साल में राज्य में पर्यटकों की संख्या में 205% की वृद्धि देखी गई। कितनी वृद्धि हुई भैया पर्यटकों की संख्या में? 205%। और ये मैं कहां से बता रहा हूं, तो पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है उसमें जून 2024 के आंकड़ों में ये दिया गया है, ये लिखा हुआ है, मैंने वहां से पढ़ाया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत के जो टॉप 10 स्टेट्स हैं जहां पर पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, उसमें भी हम शामिल हैं, या उसमें अब हम शामिल हो गए हैं। तो 2022 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में मध्य प्रदेश शामिल था उन 10 राज्यों में। याद है रखना ये बात। देश के कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन में मध्य प्रदेश का FTA हिस्सा 2%, 2.38% है। मतलब जो पूरे विदेशी पर्यटक आए पूरे भारत में, उनमें से 2.5% विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में भी आए, या वो मध्य प्रदेश को फोकस करके घूमने आए। याद रखना। ये कहां से बता रहे हैं? भारत पर्यटक सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 से लिया गया है ये आंकड़ा। 2020-21 से 23-24 के बीच में पर्यटक गतिविधियों में जो हमें पैसा मिलता है, जो हमें राजस्व मिलता है, जो हमें टैक्स मिलता है, जो कमाई मध्य प्रदेश की होती है, अगर वो 2020-21 में 100 रुपए होती थी, तो वो बढ़कर 138 रुपए हो गई है। मतलब हमें 38% पैसा ज्यादा मिल रहा है पर्यटन की वजह से। क्लियर है ये पॉइंट? 20-21 क्यों बताया गया? क्योंकि वो कोविड के पहले की बात है। 20-21 माने कोविड के पहले वाला जो कैलकुलेशन है, उससे अगर हम बाद वाले कैलकुलेशन की बात करें तो हमें 38% ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसके फिगर्स पर बात कर लो कि विदेशी पर्यटक जो है वो कब आए, कितने आए, थोड़ा सा इसको रेंडमली समझ लो। विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा हमें देखना है। 2019-20 में जब कोरोना नहीं था तो हमारे यहाँ 3.28 लाख पर्यटक आए थे, ये पॉइंट याद रख लेना। 20-21 में जब कोरोना थोड़ा बीच में आ गया था तो 0.97%, मतलब 97,000। जब कोविड अपने फुल फॉर्म में था तो केवल 42,000 लोग अपने यहाँ आए। फिर थोड़ा सा बढ़ा, 2,07,000 लोग हमारे मध्य प्रदेश में घूमने आए, और इस साल वो आंकड़ा पूरी तरह अपडेट होकर के पूरे पुरानी स्थिति को प्राप्त करने जैसा हो गया है। 2,83,000 पर्यटक मध्य प्रदेश में घूमने आए। क्लियर है ये? अभी वो पूरी स्थिति तो नहीं जन्म ली जो पहले कोविड के थी, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे पिछले 4 सालों में धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ भी ये नीचे डाउन जाने का रीजन ऐसा नहीं था कि मध्य प्रदेश में कुछ गड़बड़ हुई, कोरोना की वजह से विश्व में माहौल खराब हुआ और उसकी वजह से पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह डाउन हो गया। तो यहां से यहां तक डाउन रहा कोरोना से, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पिछले 3 सालों में लगातार पर्यटन के क्षेत्र में हमने वृद्धि की है, विकास किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अधोसंरचना में कुछ बातें करेंगे, तो यहाँ ऊर्जा की बातें होंगी, थोड़ा सा और विशेष बातें भी हम करेंगे, सड़कों की, छोटी छोटी सी, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स में जो करंट अफेयर्स होगा वही मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, क्योंकि सड़क तो हमारी जियोग्राफी का हिस्सा होता है, या अधोसंरचना हम जियोग्राफी में पढ़ लेते हैं, बांध पढ़ लेते हैं, पुल पढ़ लेते हैं। नीतिगत पहल, सबसे पहला पॉइंट याद रखो, ऊर्जा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा। देखो ऊर्जा नीति 2 होती है, एक तो सामान्य ऊर्जा नीति और एक नवीकरणीय ऊर्जा नीति। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई? तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2 प्रकार की होती है, इसलिए 2 में आई, 22 में आई, याद रख लेना। 2023-24 तक 21.13, मतलब
21,123 सोलर पंप किसानों को स्थापित किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं। कोई आंकड़ा रटने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 155 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि हम सोलर पंप से सिंचित करते हैं। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि हमारे मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत सोलर पंप बांटने की सरकार की योजना है। क्लियर है? एक नया पॉइंट याद रखो, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना बुंदेलखंड के 6 जिलों में प्रचलन में है। वहां पर हम सिंचाई के लिए इन पंपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अटल भूजल योजना मतलब जमीन के अंदर के पानी को सिंचाई के उपयोग के लिए उपयोगी बना सके, या सोलर पंप और इन सब के माध्यम से इस योजना को हम संचालित कर रहे हैं। याद रहेगा, अटल भूजल योजना बुंदेलखंड के 6 जिलों में संचालन में है। और आगे बढ़ते हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के आंकड़े मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो 2012 में केवल 438 थी। कितना? 438 मेगावाट थी हमारे पास। कितनी? 2012 में 438 मेगावाट में आप सीधा 10 का गुणा करो, तो 10 का गुणा करेंगे तो हम जीरो लग जाएगी पीछे, तो जीरो लगेगी मतलब 4380 हो जाएगा। तो देखो 10 का गुणा करने से भी ज्यादा 2023 तक हमारी स्थापित क्षमता 5462 मेगावाट हो गई। यह आंकड़ा पूरी विद्युत का नहीं है, ये केवल नवीकरणीय ऊर्जा का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? ये नवीकरणीय ऊर्जा का आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2011 से या 12 से लेकर 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल होते हैं। इन 10 वर्षों में हमने 10 गुना से ज्यादा अधिक वृद्धि की है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाहता था? मतलब हमने पिछले 10 वर्षों में 11-12% गुना, 11-12% नहीं 11-12 गुना वृद्धि की है। और उसमें भी जो पिछले 5 वर्ष रहे वो खास तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड इस साल सरकार ने दिया था चुनाव से पहले, इसलिए उसमें यह आंकड़ा दिया गया था कि हमारी जो नवीकरणीय विद्युत क्षमता है वो 10 गुना तक बढ़ा दी है, या 10 गुना वृद्धि उसमें की गई है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके आंकड़े हमें याद हो नवीकरणीय ऊर्जा के। नवीकरणीय ऊर्जा के किस ऊर्जा क्षेत्र में हमारा कौन सा स्थान है ये भी याद हो। पहले नंबर पे याद हो कि सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। बायोमास उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का कोई स्थान नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बायोमास बहुत कम उत्पादित होता है। लघुपन बिजली, जो हम लघुपन बिजली क्या होती है ये क्लियर करो। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, देखो एक तो होता है बड़ा बांध बना दो आप, इंदिरा गांधी सागर डैम बना दिया और उससे बिजली पैदा करती, वो होता है हाइड्रो प्रोजेक्ट। एक होता है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये क्या होता है? जो छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं ना, तो मध्य प्रदेश में 3500 से ज्यादा, कितने? 3500 से भी ज्यादा बांध हमने बनाने की योजना बनाई हुई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। आगे संख्या बताऊंगा कि कितने बना दिए हैं। तो लघुपन बिजली के तहत हमारा 4था स्थान है। पवन ऊर्जा के तहत हमारा 8वां स्थान है। याद रखना, पवन ऊर्जा में हमारा 8वां स्थान है। अब भारत की और मध्य प्रदेश की जो टोटल पवन ऊर्जा पैदा होती है वो भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। भारत में पवन ऊर्जा से 6,95,000 मेगावाट पैदा होता है, जबकि मध्य प्रदेश में 15,000। लघुपन बिजली से भारत में 21,000 मेगावाट, जबकि मध्य प्रदेश में 820। बायोमास से भारत में 42,000 और मध्य प्रदेश में कोई उत्पादन नहीं। सौर ऊर्जा से हमारे यहाँ 7,48,990 मेगावाट पैदा होता है भारत में, और मध्य प्रदेश में 61,000। मतलब भारत का लगभग 10-10% अगर निकाला जाए तो हम मध्य प्रदेश में पहुंच जाएंगे। इतना हम मध्य प्रदेश में उत्पादन करते हैं। आंकड़ा आप रट करके रखना। एक फैक्ट और एग्जाम में अभी पूछा गया, वो भी मैंने यहाँ डाला। संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने में मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है। मतलब अगर पूरे भारत की टेबल बनाई जाए नवीकरणीय की, तो हम उसमें 8वें स्थान पर रहेंगे। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो 4थे स्थान पर है। तो हमसे आगे कौन है? तो देखो राजस्थान है सौर ऊर्जा में पहले, फिर जम्मू कश्मीर है, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे पे मध्य प्रदेश आता है। तो क्या कैसे याद करेंगे? देखो राजस्थान का र निकाला, जम्मू कश्मीर का ज निकाला और महाराष्ट्र का म निकाला। तो सौर ऊर्जा में आप क्या बना दो? राजमा बना लो। खाते ना हम सब राजमा, राजमा चावल वाला राजमा।
तो राजमा बना दो सौर ऊर्जा में, वही सोलर जो वो आते हैं ना, टिफिन विफिन आते हैं, सोलर कुकर आते हैं, उनमें आप राजमा बनवा लो, ताकि आपको ये याद हो जाए कि राजस्थान प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा में, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर, और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। क्लियर है? 61,660 मेगावाट की क्षमता से देश में कुल सोलर ऊर्जा का 8% हम पैदा करते हैं। मैंने राउंड फिगर में 10% बोला था, वो लगभग सही भी है। और आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा सांची शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया, ये आप सबको याद भी। कब विकसित किया गया वो साल आप कमेंट करके बताएंगे। सांची शहर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 8 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया, ताकि सांची की जो वो मतलब सांची का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको ऊर्जा समर्पित की जा सके। और आगे बढ़ते हैं। अब हम मध्य प्रदेश की जो स्थापित क्षमता है उस पर बात करेंगे। यहाँ विद्युत की बात करना शुरू कर दिया हमने, अब हम विद्युत की बात कर रहे हैं। करुणा का मैसेज आया कि सर 2023 में सांची को सोलर सिटी बनाया, जो कि सही भी है आंसर। स्थापित क्षमता की कुछ बात कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अप्रैल 2024 में विद्युत की स्थापित क्षमता 28,774 पहुंच गई, जो अभी तक की भारत की सबसे एक्सट्रीम स्थिति को दर्शाता है, सबसे टॉप स्थिति को दर्शाता है किसी राज्य द्वारा, जिसमें 5,638 विद्युत जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? मतलब मध्य प्रदेश में टोटल कितनी विद्युत पैदा होती है? हर साल हम 28,774 मेगावाट पैदा करते हैं, और उसमें से 5,638 हमारी नवीकरणीय होती है, याद रख लेना। 2014-15 में से 2023-24 के मध्य राज्य में विद्युत की जो क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। पहले 19,384 थी, अब बाद में 22,000 हो चुकी है। हर साल लगभग 1,000 से ज्यादा हम मेगावाट बढ़ा देते हैं विद्युत की उत्पादन क्षमता। पिछले एक दशक में राज्य में स्थापित क्षमता 48% बढ़ी है, और वार्षिक जो वृद्धि है हमारी वो 4.5% के आसपास होती है। तो ये कोई खास वृद्धि नहीं है, इसलिए रटने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में पॉइंट रहे। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और विशेष बातें बता देता हूं। कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमने कब कब कितनी कितनी विद्युत क्षमता स्थापित की। स्थापित क्षमता और प्रति व्यक्ति उपयोग, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो स्थापित क्षमता की अगर बात करें कि आज हमारे पास कितनी विद्युत पैदा करने की कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी अगर हम 2014-15 की बात करेंगे तो हमारे पास 19,000 थी, फिर 15-16 में ये 21 हो गई, धीरे 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 बढ़ती जा रही है। और कोविड में हमने इसमें और ज्यादा अच्छा इंक्रीमेंट लेकर के अभी वर्तमान हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो 28,774 है, ये आपको याद रखना है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अब हमारी जो पूरी 100% जरूरत है वो हम पूरी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ वृद्धि जो है वो रुकेगी, क्योंकि अब आपको जितनी चाहिए थी उतनी तो आपने पैदा कर ही ली ना। इसलिए अब यहाँ से नवीकरणीय वाला चैप्टर शुरू होता है कि नवीकरणीय को बढ़ावा देना है, कोयला वोयला वाली विद्युत क्षमता को कम करना है। अब हम विद्युत की खपत की बात करते हैं। विद्युत की उपलब्धता और खपत। मध्य प्रदेश पिछले एक दशक में अपनी प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता को 1728 किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 2267 किलोवाट घंटे कर चुका है। यहां आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। क्यों है? देखो, इस अवधि में दशक में प्रति व्यक्ति जो खपत थी वो 783 से बढ़ करके 1300 हो गई, जो कि 52% वृद्धि को दर्शाता है। क्योंकि वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन की और प्रति व्यक्ति खपत की। हमारे यहाँ पहले लोग कम विद्युत कैप्चर करते थे, यूज करते थे, अब ज्यादा विद्युत यूज करते हैं क्योंकि उपलब्ध है। विद्युत प्रदायता, ये भले याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इसमें कोई काम की बात नहीं है, लेकिन यहां से एमपीपीएससी एक प्रश्न पूछ चुकी है। एमपीपीएससी 2018 प्री में ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे मध्य प्रदेश में किसानों को कितने घंटे बिजली दी जाती है और घरेलू उपयोग के लिए कितनी बिजली दी जाती है। तो याद रखना, हमारे यहाँ जो घरेलू उपयोग है उसके लिए 24 घंटे बिजली का व्यवस्था कर दिया गया है, याद रख लेना। और जो किसान है उनको सिंचाई करने के लिए 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली जो है वो देने का रूल बना दिया गया है कि इतनी दी जाएगी। हाँ, आपके घर के आसपास कोई तार वार टूट गया और कुछ समस्या आ गई वो अलग बात है, जनरली इतनी दी जाएगी। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। इसको अगर ग्राफ में देखें कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी, कितनी रही,
तो वो 2014-15 में 1728 से अब जाकर के 2267 पे पहुंच चुकी हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति यूज है, कंजप्शन है, वो 1300 के आसपास पहुंच गया है। ये वाली जो लाइन है वो प्रति व्यक्ति उपयोग की है और ये उपलब्धता की है, तो दोनों आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति उपयोग में हमें ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2017-18 में ऐसा प्रश्न पूछ लिया था। और आगे बढ़ते हैं, अब हम सिंचाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि पानी बिजली की तो बात कर ही ली आपने, पानी की बात कर ली, पर्यटन की बात कर ली, बिजली की बात कर ली, सिंचाई भी करवाई दो। प्रदेश के विभाग के अधीन वर्तमान में 42 वृहद परियोजना, 61 मध्यम और 381 लघु सिंचाई परियोजनाएं विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। हमारे यहाँ ये बन रही है, वर्तमान में पूर्ण की जा चुकी कितनी है, पूरी की जा चुकी, तो हम 25 तो बड़ी, मध्य प्रदेश में 25 बड़ी बृहद परियोजना, जो इंदिरा गांधी, सरदार सरोवर, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं है ना, वो पूरी कर चुके हैं, जिनके निर्मित क्षेत्र से या सिंचित क्षेत्र से, सिंचित क्षेत्र 14.34 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 14.34 लाख हेक्टेयर। तो अब आपको एग्जामिनर ने एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी विद्युत जल विद्युत परियोजना कहां पर है या कौन सा बांध कहां पर है, तो वो हमें रटना पड़ेगा। अब हमें याद रखना है कि टोटल मध्य प्रदेश में बड़े बांधों की संख्या 25 है, 113 मध्यम बांध है मध्य प्रदेश में और 5692 लघु सिंचाई परियोजना कंप्लीट हो चुकी है। ये कंप्लीट है, रेडी पोजीशन में है। केवल नर्मदा नदी पर हम छोटे छोटे बांध 3500 बना चुके हैं, 3500, इतने बांध तो छोटे लघु बांध हम नर्मदा नदी पर लगभग इतने बना चुके। नर्मदा और उसकी सहायक नदी भी उसमें शामिल है, नर्मदा की 42 सहायक नदियां हैं, ये भी हमें याद रहे। तो अब हम जब रटेंगे तो ये 25 तो बड़ी परियोजनाएं रटेंगे, 113 मध्यम परियोजनाएं रटेंगे और 3000 6000 है वो तो रटी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ये दो हमें याद करनी रहेगी, जो बड़े, इनमें से भी खास खास देख लेंगे। इतनी सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है। क्लियर है ये पॉइंट? एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत देर से कमेंट बॉक्स हिला ही नहीं, उसमें किसी का कोई कमेंट ही नहीं आया बहुत देर से। सिंचाई में एक और पॉइंट याद कर लेते हैं, ये हम कर ही चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास की बात कर लो। ग्रामीण विकास में क्या हुआ भैया? तो मैं केवल वो जो अभी करंट अफेयर्स में आई वो बात बता देता हूँ। ग्रामीण विकास में तो बहुत सारे काम हुए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई थी केंद्र सरकार की, और उसी को 2010 में मुख्यमंत्री, उसी के जैसी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 में आई। तो दो योजनाओं के साल याद हो जाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 में। क्लियर है? यहाँ एक पॉइंट और रटो, प्रधानमंत्री जन मन योजना। क्या है ये जन मन योजना? इसकी घोषणा 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं हम 15 नवंबर को, तो उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने की। उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात है 3 जनजातियां। हमारे यहाँ जो 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनको पीबीटीजी कहते हैं ना, 3 पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया और सहरिया। कौन कौन सी हैं? बेगा, भारिया और सहरिया। हमारे टोटल कितनी जनजातियां? कमेंट करके बताओ। हमारे यहाँ टोटल 46 जनजातियां जो थी वो थी। 2003 में 3 की मान्यता समाप्त कर दी, इस कारण से अब 43 बची है। तो मध्य प्रदेश में टोटल जनजातियां कितनी पाई जाती हैं? तो 43। लेकिन इन 43 में से 3 को अति पिछड़ी जनजाति कहा गया है, और वो कौन कौन सी हैं? बेगा, भारिया और सहरिया। तो बेगा, भारिया और सहरिया 3 महत्वपूर्ण जनजाति जिनको जनमन में शामिल कर लिया गया। और इस जनमन में इस साल क्या हुआ? इस साल 2024 में क्या नया अपडेशन है कि ये जनजातियां जहां रहती है वहां तक भी सड़कें बनाई जाएगी, और वो सड़कें बनेगी कौन सी योजना से? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। अब देखो समझ में आ रहा होगा कि मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात क्यों की। पहले समझ में आ गया। हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बता दिया आपको कि 2010 में आई थी। जन मन अभियान कब आया? तो 3 तो योजनाएं कब कब शुरू हुई ये हमें क्लियर हो, लेकिन उसमें एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया कि जो 3 पिछड़ी जनजाति है उनके निवास स्थान तक पहले तो हम सड़क बनाएंगे, ताकि हम वहां जा सके, वहां विकास कर सके, और वो बनेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना आएगी, वो भी ग्रामीण है। क्या है ये? तो पहला जो एग्जाम में पैटर्न चल रहा है, एग्जाम में पूछने का पैटर्न आजकल चल रहा है कि कौन सी योजना के तहत साथ मर्ज कर दी गई, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पहला तो यही रटो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, उसकी पुरानी योजना जो थी वो इंदिरा आवास योजना थी। कौन सी थी? इंदिरा आवास योजना। तो 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना इस योजना के तहत रखा गया था उद्देश्य। ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को मध्य प्रदेश आवास योजना में पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 2016 से लाया या लागू किया गया। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल सा था, केवल एक कॉमन बात थी, रटनी थी। अब आते हैं फिर से नई चीज पर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं जन मन अभियान। क्या कह देते हैं? जन मन अभियान। कब शुरू हुआ? अभी पिछली स्लाइड में बताया ही था, 15 नवंबर 2023 को। विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति है उनके लिए आवास बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया। पहले हमने सड़क बनवा दी उन लोगों के लिए, फिर अब हम उनके लिए घर बना रहे हैं। तो घर किससे बनेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बनेंगे। अब इसमें क्या काम की बात है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो ये योजना शुरू की गई, इसमें हमारे मध्य प्रदेश में इसका लक्ष्य है कि हम 86,228 मकान इन जनजातियों के लिए बनाएं। इतने ही क्यों बनाएं? क्योंकि इतने ही परिवार रजिस्टर्ड है। आईएमपी बात क्या है इसमें कि इस योजना के तहत देश का जो पहला घर बना जनजातियों के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए, वो भी मध्य प्रदेश में बना। तो याद रखना, इस योजना के तहत देश का प्रथम आवास जो है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बनाया गया। अब आप कमेंट करके बताओ कि शिवपुरी जिले में कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया रहती है। मध्य प्रदेश में 157 आवास अभी तक इसके तहत पूर्ण कर किए जा चुके हैं, और उस 157 घर बनाने में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। देखो, आवास योजना में तो लाखों घर बन चुके हैं, लेकिन जो पिछड़ी जनजाति है उनके लिए आवास बनाने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। हम 157 घर इनके लिए बना चुके हैं। किसके लिए? पिछड़ी जनजातियों के लिए। 2024 के बजट की बात है। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। कब आया स्वच्छ भारत मिशन? 2 अक्टूबर 2014 को। क्लियर है? आया। उसका पहला चरण भी हुआ और 4 साल में समाप्त भी हो गया, और उसका दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2018 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया खुद को। तो ये याद रख लेना, भारत सरकार भी हमें ओडीएफ फ्री स्टेट बोल चुकी है। तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 2018 को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसका दूसरा चरण है, वो अप्रैल 2020 से शुरू किया गया, प्रारंभ हुआ, और 2024-25 तक लागू रहेगा। और इसमें हमने कौन सा मॉडल अपनाया? तो हमने ओडीएफ मॉडल अपनाया। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्वच्छ भारत मिशन किस मॉडल पर आधारित है। तो स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ मॉडल पर आधारित है, याद रख लेना। गोबर्धन परियोजना, ये एक नई बात है, ये भी रट लो। गोबर्धन परियोजना क्या है? तो गोबर से हम सीएनजी या हमारे घर की जो मीथेन गैस या एलपीजी होती है वो बनाते हैं, उसको हम गोबर्धन परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत 114 बायोगैस संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनमें से 87 संयंत्रों की क्रियाशीलता भी शुरू हो चुकी है, उनमें से उत्पादन भी होने लगा है। क्लियर है? गोबर से गैस बनाना, गोबर गैस बनाने के लिए गोबर्धन मिशन लाया गया है, गोबर्धन योजना लाई गई। क्लियर है? आगे बढ़ो। मध्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको SRLM बोलते हैं हम, ये क्या नई कहानी है? बहुत काम की। इसमें कुछ विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं, वो समझो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह का उपयोग किया गया, या स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट पालन किया गया। क्लियर है? यहाँ एक शब्द रटना है, स्वशक्ति परियोजना। क्या है स्वशक्ति परियोजना? याद रखो, 1998 में स्वशक्ति परियोजना के साथ SHUS का गठन किया गया। मतलब जो स्वयं सहायता समूह है, ये स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। 1993 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई, उसमें भी हमने स्वयं सहायता समूह बनाया। और एक योजना लाई शहरी रोजगार योजना, इसमें भी इनको बनाया। और फिर सब जाकर के राज्य ग्रामीण जो है योजना, इसमें इनको सबको शामिल कर दिया गया, और उसका नाम NRLM हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना।
ये याद रखना, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इन सबका विलय कर लिया गया। क्लियर है, ये सबका विलय हो जाता है। तो आजकल वो विलय पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है ट्रेंडिंग, उसके लिए ये पॉइंट बोला है। 2010 में इन योजनाओं का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में इनकी शुरुआत की गई और 2012 से इन सबको इसमें शामिल कर लिया गया। क्लियर है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू किया गया, उसमें इन सबको शामिल किया गया है। बेसिक सी बातें आप रट लेना। और आगे बढ़ते हैं, हम मनरेगा की बात कर लेते हैं। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना, इतनी बड़ी है। 2006 में आई, पूरे भारत में 2008 में लागू हुई। इसकी जो विचार था या प्रस्ताव था वो 2005 में आया। मनरेगा जो है, मनरेगा की सबसे पहली शुरुआत 2005 में होती है। इसका जो मनरेगा का लागू होने का कार्यक्रम है या जो पायलट प्रोजेक्ट है वो चलता रहता है और पूरे भारत में 2008 में जब मनरेगा नाम पड़ता है तब से आती है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इस बात को रट लेना है। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में या ST/SC को रोजगार उपलब्ध कराने में, अनुसूचित जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्लियर है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये भी हमको थोड़ा सा याद हो। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में पुरानी चल रही एक योजना का विलय किया गया, तो वो भी हमें याद हो जाना चाहिए। ये क्या है भाई, तो पूर्व में RGPSA के नाम से लागू किया गया था, इसको पुनर्गठित करते RUGSA कर दिया गया। तो जो पहले राजीव गांधी ग्राम स्वरोजगार अभियान चलता है ना, राजीव गांधी ग्राम स्वरोजगार अभियान का विलय कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान में। बस इतनी सी बात याद रख लो। इसमें क्या उद्देश्य था, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त बनाना। इसमें एक और नया प्रावधान 2024 में होता है, जब हम एक नया काम करते हैं, और वो काम क्या होता है, जेम पोर्टल होता है ना। 2023-24 में ग्राम पंचायतों में पारदर्शी खरीदी बिक्री और सुशासन के लिए जेम पोर्टल को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा कि ग्राम पंचायतों में खरीदी बिक्री के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया, और 4 ऑप्शन दे दिए। MP ऑनलाइन भी उसमें ऑप्शन था, तो वहां आपको जेम पोर्टल आंसर करना है। याद रखना, मध्य प्रदेश की 55% ग्राम पंचायतें इसे लागू कर चुकी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं, अमृत सरोवर, ये एक पॉइंट और रट लो। अमृत सरोवर योजना या इस योजना के इंप्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अमृत सरोवर योजना क्या है ये चलो समझ लो। चलो साल याद कर लो सीधा, 11 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा अमृत सरोवर कार्यक्रम को शुरू किया गया। देश में सर्वाधिक अमृत सरोवर पूर्ण करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा स्थान हम इसमें रखते हैं। हमारा लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, कि हम हर एक गांव में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। मतलब सॉरी, गांव में नहीं, हर जिले में। इसका लक्ष्य था कि हम हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। पहले बलराम ताल आई थी ना, उसके जैसा अमृत सरोवर। लेकिन हमने लक्ष्य से आगे बढ़कर के, हमने लक्ष्य 75 का रखा था, लेकिन हमने 100 अमृत सरोवर हर एक गांव में, हर एक जिले में बनाए। तो अधिकतर जिलों में 100 से अधिक जो है अमृत सरोवर बनाए गए, और कुल मध्य प्रदेश में 5,936 अमृत सरोवर बनाए गए, और इस कारण से मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर रहा। क्लियर है। मध्य प्रदेश पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार नियम कब बना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2022 में लागू हुआ। कब, 2 मतलब 22। ठीक है। अब पैसा अधिनियम क्या है, तो पैसा अधिनियम का फुल फॉर्म होता है पंचायती राज एक्सटेंशन अधिनियम। तो इससे बनेगा ये पैसा। क्या बनेगा, पैसा। तो याद रख लेना, पैसा अधिनियम मतलब पंचायती राज जो अधिनियम 73वें संविधान संशोधन से हम लाए थे ना, उसको जनजातीय क्षेत्र में लागू करने के लिए कानून बना पैसा अधिनियम, जो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर बना था। याद रख लेना। मध्य प्रदेश में कुल 20 पैसा जिलों या जिले कितने हैं जहां जनजातियां रहती है, तो 20 है। उनमें 82 पैसा विकास खंड और 51-33 पैसा ग्राम पंचायतों
के तहत या पैसा ग्राम उन्हें बनाया गया। पैसा ग्राम का मतलब पंचायत अधिनियम लागू करने वाले गांव है ना। पैसा गांव मतलब यूं नहीं कि जहां पैसे दे दिए 10 रुपए, वो वाला नहीं है ये। क्लियर है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पैसा अधिनियम लागू कर दिया गया। अब 15 नवंबर 2022 को ही क्यों लागू किया? क्योंकि सबको पता है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, और जनजाति के क्षेत्र में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी थी तो हमने उन्हीं के दिन पर 15 नवंबर 2022 को लागू की। क्लियर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत एक चीज चलती है वाटरशेड कार्यक्रम, ये भी रट लो भैया। योजना के अंतर्गत नवीन वाटरशेड विकास परियोजनाओं में मध्य प्रदेश जनवरी 2022 में स्वीकृति दी, और इसके तहत एक नया कार्यक्रम ये समझो, एक एप्लीकेशन बना, सृष्टि दृष्टि एप्लीकेशन। ये क्या है? जो वाटरशेड हम करते हैं या वाटरशेड बनाते हैं, उनकी जियो टैगिंग करना शुरू किया मध्य प्रदेश ने, और एक पोर्टल बना दिया। क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का डर था, मनरेगा में भी हुआ, बहुत सारे भ्रष्टाचार अलग अलग होते रहते हैं, इसलिए हमने उस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए पारदर्शी प्रोसेस बनाते हुए सृष्टि दृष्टि एप्लीकेशन बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सृष्टि दृष्टि एप्लीकेशन का संबंध क्या है? तो इसके माध्यम से हम वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत किए गए प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग करते हैं। क्या करते हैं? जियो टैगिंग, कि किस स्थान पर वो बनाया गया। हुआ था ना, एक मूवी आई थी जिसमें एक तालाब बनता है या एक कुआं बनता है जो खो जाता है, क्योंकि कुआं असली में खुदा ही नहीं, कागजों पर खुदा था और वहां कभी खुदाई हुई नहीं थी, तो वो खो गया बाद में। ऐसी एक मूवी में दर्शाया गया था, तो वैसी चीजें ना हो इसलिए ये प्रावधान लाया गया। समझ आ गई होगी आप सब लोगों को। हमने इस सेवा क्षेत्र या फिर जो अधोसंरचना वाला क्षेत्र था उसमें खूब सारी बातें आप सबको बताई। आशा करता हूं कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप सब लोग इन पर एक बार, बस इनको एक बार रीड कर लो। खूब ऐसा रट्टा घोटा नहीं मारना है कि एकदम पी जाओ, इनको इतना पीने की जरूरत नहीं है। जहां होगी जरूरत मैं खुद बताऊंगा। तो अभी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दूसरी क्लास में मिलते हैं जिसमें हम कुछ कंटेंट याद करेंगे, जो कि हमारी एक स्पेशल क्लास होगी। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।